प्रैक्टिकल के एग्जाम में 30 में से 30 कैसे स्कोर करें? क्या फाइल में जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट लिखे हैं वो सारे के सारे रटने हैं क्या? क्या हमें कोई अलग से किताब खरीदनी चाहिए प्रैक्टिकल के एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए? क्या वाइवा वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ होते हैं? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? कोई लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दो सारे क्वेश्चंस की। ये सारे सवालों के जवाब यार मैं तुम्हें आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बातें बताने वाली हूँ ये तुम्हारे स्कूल टीचर तुम्हें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बातें मुझे भी नहीं पता थी अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। और आज जब मैं सोचती हूँ कि भाई बैक देन मैं क्या कर रही थी, प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे मैंने क्यों अपना इतना टाइम खराब किया था और दिमाग खराब किया था। मुझे जितनी ज्यादा टेंशन अपने बोर्ड एग्जाम की नहीं हो रही थी, उससे ज्यादा कई ज्यादा टेंशन प्रैक्टिकल एग्जाम की हो रही थी, क्योंकि इसका सिलेबस मेरे लिए बहुत ज्यादा अननोन था। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस भाई मैं फिर भी साल भर से पढ़ती आ रही थी, तो मुझे पता था थोड़ा बहुत कि मुझे आता तो है। ये ऐसा था कि भाई पता नहीं क्या है, सारे प्रैक्टिकल्स रटने बैठ गई थी पागलों की तरह। मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि ये सब नहीं करना होता है। ठीक है, अगर तुम भी ये सारी मिस्टेक कर रहे हो तो रुक जाओ, ध्यान से इस वीडियो को देख लो और उसके बाद तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तुम खुद डिसाइड करना कि एग्जामिनर आता है और वो तुमसे सिर्फ इंपॉर्टेंट से सवाल पूछता है, उन सवालों का बस कॉन्फिडेंटली जवाब दे दो। उसको कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लैब में किस तरीके का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, कभी कभार कुछ एग्जामिनर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, वो आपके लैब में आके आपसे पूछ लेते हैं कि केमिकल में क्या बना है, क्या डाला इसमें, है ना। वो जो इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं उनके उनके फंक्शंस के बारे में पूछ लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, उस केस में भी आपके टीचर्स आपकी हेल्प कर देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ये सारे के सारे आपके स्कूल के हाथ में होते हैं, ना कि आपके एग्जामिनर के हाथ में। हाँ, वो आपको नंबर देता है, लेकिन वो आपको नंबर पता है कैसे देता है? जब स्कूल के टीचर्स ने या प्रिंसिपल्स ने उसको कितना ट्रीट करा है बढ़िया तरीके से, है ना। उसको बढ़िया खाना पीना खिला के आए हैं, समोसा कचौरी खिलाए हैं, बढ़िया पैसे दिए हैं, तो वो एकदम बढ़िया मार्क्स देगा तुमको। क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहता, ये हार्श रियलिटी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ इधर। हार्श रियलिटी है कि स्कूल के टीचर्स नहीं चाहते उनके किसी भी बच्चे के एटलीस्ट प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स कमाए, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल के टीचर के हाथ में होते हैं। कोई भी टीचर क्यों चाहेगा कि उनका बच्चा फेल हो? ठीक है, वो फेल होते हुए बच्चों को भी बचा सकते हैं। तो यार मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मेरी क्लास के अंदर ही, जिनको कुछ नहीं आता था, नील बट्टे सन्नाटा, जीरो नॉलेज, कुछ नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट याद नहीं करा, कोई इंस्ट्रूमेंट तक के बारे में नहीं पता। कोई कोई तो पूरे साल भर स्कूल नहीं आए थे, ओपन स्कूल से जो होते हैं, फिर लास्ट में आके प्रैक्टिकल वाले टाइम पे आते हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं पता होता है। तो अगर तुम आंसरेबल नहीं भी हो वहां पर, तो भी तुम्हारी एसेट कोई ज्यादा नहीं करेंगे, स्कूल के टीचर्स आके रेस्क्यू कर लेते हैं, बट तभी जब तुम्हारे रिलेशंस थोड़े बहुत अच्छे होते हैं। मेरे रिलेशंस कोई खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि स्कूल के टीचर्स ने मुझे काफी बुली करा था उस टाइम पे। लेकिन एक टिप मुझे सबसे बेस्ट मिली थी, मेरी कजिन सिस्टर ने मुझे दी थी, कि तेरे पूरे स्कूल टाइम में, पूरे ईयर में तूने कैसे तेरे रिलेशन रहे होंगे उनके साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तेरा मतलब है, तेरे को नंबर चाहिए प्रैक्टिकल के 30 में से 30, जाके उनके साथ बढ़िया से बात करो, उनके बटरिंग करो, उनके हाँ में हाँ मिलाओ, मतलब ये करो। ठीक है, बटरिंग करोगे तो स्कूल के टीचर्स के साथ थोड़े रिलेशंस अच्छे होंगे और नंबर ऑटोमेटिकली तुम्हारे प्रैक्टिकल में बन जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सोचने वाली बात नहीं। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चली प्रैक्टिकल में, कि प्रैक्टिकल के एग्जाम में प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी मैटर करती है, क्योंकि वाइवा में थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं जनरली, प्रैक्टिकल से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। कभी कभार अगर एग्जामिनर थोड़ा सनकी है या उसको गुस्सा आ रहा है, तो हो सकता है वो आपको प्रैक्टिकल में से गंदे वाले क्वेश्चन पूछ ले, उस केस में भी स्कूल रेस्क्यू कर देती है आपको। लेकिन मेनली फोकस करना है अपने थ्योरी वाले पार्ट को। थ्योरी वाले पार्ट को कवर करने के लिए आई होप तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि एक महीने के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जनवरी 1 से मैंने तुम्हें टारगेट शेयर करना शुरू करा था, डेली टारगेट तुम्हें इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी बॉक्स पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चैनल का लिंक तो क्या ही है, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तुम्हें डेली बेसिस पे कि आज का क्या टारगेट है, आज का क्या टारगेट है, मैं तुम्हें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चैप्टर्स देती हूँ एक दिन में करने के लिए। अगर तुम वो डेली बेसिस पे करते जाते हो, तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पूरे जनवरी एंड तक। ठीक है, और इसमें भी मुझे काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन लगाने चाहिए जो लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है। जब आप हमें बोल रहे हो कि रिवाइज कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो कौन से टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? देखो मैं हमेशा कहती हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आपको हमेशा लगाने हैं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाने का टाइम नहीं है, कि तुम सैंपल पेपर्स भी लगाना चाहते हो, जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट है, लगाना मैंडेटरी है, 3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट में लगाने मैंडेटरी है, लेकिन इसके अलावा तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स या थोड़ी बहुत और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आई हैव एन अमेजिंग बुक फॉर यू। लास्ट मिनट प्रिपरेशन है ओसवाल बुक्स की तरफ से। इसके अंदर तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब का लास्ट मिनट प्रिपरेशन दे रखा है। बिल्कुल इस नाम के अकॉर्डिंग ये बुक जस्टिफाई करती है।
फिजिक्स में कोई भी चैप्टर होगा 2 से 3 पेज में निपटाया हुआ है, माइंड मैप्स बनाए हुए हैं, फ्लो चार्ट जो कि लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। मतलब अगर तुम्हारा एग्जाम 2 दिन बाद है तो तुम इस किताब को उठा लो और रिवाइज फटफट फटफट कर डालो सारे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में भी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आए हुए हैं, सबसे छाट छाट के इसके अंदर इन्वॉल्व करे गए हैं। तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया है या तुम्हारा प्रिपरेशन 50-60% हुआ है, तुम ये किताब जरूर ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। ये किताब सबसे बेस्ट होने वाली। सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी पेपर हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ट्राई जरूर करना इस बुक को, ताकि तुम्हारा लास्ट मिनट का प्रिपरेशन भी एकदम सॉलिड बना रहे। सब आते हैं बैक टू द टॉपिक। यार देखो, मेन होता है तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट, जो कि लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये मान के चलना थ्योरी से ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस नहीं हुआ और प्रैक्टिकल तुम्हारा कुछ दिनों बाद ही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाओ और उनको अच्छे से याद कर डालो, ठीक है। बढ़िया से उनके कॉन्सेप्ट समझो, ताकि तुम उन क्वेश्चंस के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए आंसरेबल हो पाओ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार एग्जामिनर सामने से पूछ लेता है कि तुमको क्या आता है। पहले तो वो खुद से क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछेगा, खुद से क्वेश्चन पूछेगा। अगर तुम्हें वो उनके थ्रू पूछे हुए क्वेश्चन आ रहे होते तो कुछ मत बोलना, लेकिन अगर नहीं आते हैं, बैक टू बैक तुम्हें 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो तुम उनको स्टॉप कर सकते हो, बोल सकते हो एकदम हम्बल वे में और रिस्पेक्टिव मैनर में बोल दो कि सर मुझे ये वाले टॉपिक्स नहीं आते, मेरे ये वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हुए, ये वाले टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछ लो। और वो लिटरली अगर आप हम्बल तरीके से बोलते हो ना, वो मान जाते हैं, वो पूछ लेते हैं, उनको कुछ नहीं पड़ी इतनी, है ना। और प्रैक्टिकल में जो वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, वो कोई दिमाग में से छाप के नहीं आए हैं कि हाँ यही क्वेश्चन पूछने हैं। अगर मुझे कोई एग्जामिनर बना देता तो मैं भी तुमसे ऑन स्पॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा होता बायोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन, वो मैं तुमसे पूछ लेती। और अगर तुम मुझे बोलते मैंने ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर रखा, तो मैं उस चैप्टर में से पूछ लेती। तो उसके अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल का वाइवा जो होता है, मैक्स टू मैक्स तुम्हारा 10 to 15 मिनट ही लास्ट करता है। तो उसके दौरान बस तुम्हें इंपॉर्टेंस जिस चीज को देनी है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, चाहे तुम्हें कितना भी कम आता हो सिलेबस, तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस चरम सीमा पे, पीक लेवल पे होना चाहिए। स्माइल रखो, ज्यादा रूड बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हमको तो सब आता है, हाँ कुछ भी पूछ लो। वो कुछ भी पूछ लेंगे, वो भाई तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए बैठा है उधर, ठीक है। तो इतना ज्यादा मौका मत दो उसको, और ये सारे पॉइंटर्स को थोड़ा ध्यान रखो, उनको साफ साफ बोल दो। फाइल की जहां तक बात आती है, फाइल बढ़िया से बना के लेके जाओ। मैंने अपने टाइम में क्या करा था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी और फाइल बनाती थी। मेरे भाई के पास क्योंकि टाइम नहीं होता था, वो जेई की प्रिपरेशन करता था, तो उसने अपनी फाइल मुझसे बनवाई थी, मेरी बहन से बनवाई थी। पूछ लिया था वैसे उससे कि किसने बनाई है फाइल, तो उसने बोल दिया था कि मैंने बनाई है। बट वही होता कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उससे कुछ लिखवा के नहीं देखा ताकि वो हैंडराइटिंग मैच कर ले। बट हाँ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन वर्ड्स में बढ़िया से लिख दो वहां पर, है ना। और टीचर के साथ, स्कूल टीचर के साथ बढ़िया बना के चलो, तुम्हारे नंबर एकदम पक्के हैं। बस अपने थ्योरी पे ध्यान दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टेंशन में मत आओ। बेसिक बातों का ध्यान रखो। जैसे केमिस्ट्री लैब में जो केमिकल्स पड़े हुए होते हैं, मुझे याद है कि मेरे केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट आया था, वो पिपेट वाला हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें पिंक कलर लाना होता है। मैं भूल गई हूँ अभी तो वो क्या एक्सपेरिमेंट है, उसमें लास्ट में पिंक कलर लाना होता है। तो टीचर ने एक्चुअली पूछ लिया था कि ये कौन सा केमिकल है, ठीक है। तो वो केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, कौन सा केमिकल है वो भी पूछ लेते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। सब कुछ डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं होती, बस बेसिक बातों का ध्यान रखो। जैसे फिजिक्स के अंदर भी जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए होते हैं, क्या काम आता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। कल ही मेरा भाई मुझे बता रहा था कि उसको प्रैक्टिकल में कैसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री में उससे बोला गया था कि डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अल्फा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, कुछ ऐसा, है ना। और उसको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आती थी। तो लास्ट में जाके उसने बोला, भाई सर ऑर्गेनिक मत पूछो मुझसे, ऑर्गेनिक नहीं आती मुझे, बट ये टॉपिक्स आते हैं, आप ये पूछ लो, मेरी ऑर्गेनिक अभी हुई नहीं है पूरी तरीके से। एंड उसके मार्क्स अच्छे आए, 30 में से 30 आए। मेरे भी सारे सब्जेक्ट में 30 में से 30 आए। मेरे तो आनी थी क्योंकि मैं तो रट के गई थी सब कुछ मामला। नहीं भी रट के जाती तो भी मेरे 30 में से 30 ही आते हैं, जो मुझे आज रियलाइज हो चुका है। तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज जाओ अपना सिलेबस कंप्लीट करो। कम्युनिटी बॉक्स पे जो भी मैं तुम्हें डेली टारगेट शेयर करती हूँ, चुपचाप बस उसे फॉलो करो। जिस दिन तुम्हारा वाइवा हो उसके एक दिन पहले बस थोड़ा अपनी फाइल को खोल लेना, बेसिक नॉलेज ले लेना। केमिस्ट्री के जो केमिकल्स होते हैं जिसके ऊपर तुम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हो, वो थोड़े केमिकल्स के बारे में ध्यान दे लेना। फिजिक्स में जो डायग्राम्स होते हैं, सर्किट डायग्राम्स होते हैं, थोड़ा उनका ध्यान दे लेना। कुछ चैप्टर्स डिसाइड कर लेना कि ये चैप्टर्स हैं जो मुझे एग्जामिनर को बताना कि ये चैप्टर मेरे ढंग से पढ़े हुए हैं, ताकि वो उनसे ही क्वेश्चन तुमसे पूछे। बस इसका ध्यान रख लेना। इससे ज्यादा तुम्हें इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। थ्योरी वाला सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, जो कि मैं करवाई दूंगी तुम्हारा। और साथ में लास्ट मिनट प्रिपरेशन बुक की हेल्प से ना तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट रहो ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ तुम कॉन्फिडेंट हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, चाहे तुम्हारी नैया कितनी भी डूबी रहे। एक
प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, चाहे अंदर कितना भी दर्द छुपा रखा है। ठीक है, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है तो, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं तुमसे बार बार फॉलोअप लेती रहती हूँ कि तुम्हारे टारगेट हुए कि नहीं हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स होते हैं मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री के सारे नेमिंग रिएक्शन, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर भी मेरे भाई से क्वेश्चन पूछे गए थे कि रिमर टिमन वाली नेमिंग रिएक्शन लिख के बताओ, ये सारी चीजें। तो वो नेमिंग रिएक्शंस का पीडीएफ मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे दे रखा है, एक बार वाइवा से पहले पढ़ के चले जाना उस नेमिंग रिएक्शन की पीडीएफ को। एंड साथ में जो फॉर्मुलाज हैं, फॉर्मुला लिस्ट मैंने तुम्हें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सबकी दे रखी है, तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के फाइल सेक्शन से जाके डाउनलोड कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड करके बनाए गए हैं, तो मेरा बायो ब्लूप्रिंट तुम ले सकते हो, जो कि बिल्कुल इनफ है तुम्हारे बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। इवन दो तुम्हारे वाइवा के क्वेश्चंस भी तुम्हारे बिल्कुल सॉर्ट हो जाएंगे उस बायो ब्लूप्रिंट को पढ़कर। तो वो बायो ब्लूप्रिंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एंड मैं अपने बैच में स्टूडेंट से वैसे पूछती रहती हूँ वाइवा वाले क्वेश्चंस, तो वो तो वैसे ही प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर तुमने बैच में इनकेस इनरोल नहीं करा तो कोई बात नहीं, तुम लेकिन ये बायो ब्लूप्रिंट जरूर ले लेना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये वाइवा दोगे तब तुम्हें खुद ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये सारी चीजें हमारे नोट्स के अंदर ही थी। तो प्लीज नोट्स अच्छे से रीड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रही हूँ। सो ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।